प्रेमचंद को समझने की अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई का लेख, जो हमें काफी करीब तक पहुंचा देगा कि वास्तव में प्रेमचंद हैं क्या और उनकी रचनाएं क्या हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। उन्हीं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पावों में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की परतें निकल जाती हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हैं। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरी साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झिझक नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती का थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा और तुम अच्छा भाई चल कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूते ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रोना रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे से कोट से बर दिखा देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही ना मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जैसे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुकी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। जो ऊपर से अच्छा दिखाई देता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे वाला तला गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और फैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाती है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पांव सुरक्षित है। उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाटे। तुम्हारी यह व्यंग भरी मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी है मुस्कान यह? क्या क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो
औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता देखता हूँ कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक क्या अब चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए क्या कहा था? जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबे परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे होगे। चीज परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हुआ था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की ही नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीलों को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे, मैंने तो ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल गई, पर पाँव बच रहा। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। ये है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसमें साफ साफ महसूस हो रहा है कौन सी स्थितियां, कौन सी परिस्थितियां ना सिर्फ प्रेमचंद को बल्कि एक समाज में प्रेमचंद को आगे बढ़ा रही हैं। और उनमें ना कोई लाग लपेट, ना कोई छिछली भावुकता है, बस जो है सच है।